तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नया चैप्टर सौरमंडल। सौरमंडल देखो, सौरमंडल में कौन कौन सी पिंड आते हैं। सौरमंडल में कौन कौन से खगोलीय पिंड आते हैं देखो अब। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह आते हैं। सूर्य भी आता है और 8 ग्रह भी आते हैं, है ना। सूर्य सूर्य अभी आएगा सौरमंडल में। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, और इन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। तो सूर्य के साथ क्या क्या आएंगे, इसमें ग्रह भी आएंगे। 8 ग्रह होते हैं, 9 नहीं होते, 8 होते हैं। पहले 9 थे, अब 8 रह गए। उनके एक एक उपग्रह आते हैं, और कुछ क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। क्षुद्र ग्रह भी आते हैं कुछ, और बड़ी संख्या में धूमकेतु धूमकेतु आते हैं। ये केवल मतलब ये मिलाकर सौरमंडल कहलाता है, सब मिलाकर। सौरमंडल में ये सारी चीजें आती है। सूर्य, 8 ग्रह, 9, और जो उनके उपग्रह हैं सभी ग्रह के उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये आते हैं सौरमंडल में। ब्रह्मांड देखो क्या होता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों, जैसे आकाशगंगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा एक ही बात है। और तारे, ये क्या होते हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, समग्र रूप से इनको कहते हैं ब्रह्मांड। मतलब पृथ्वी भी आ गई हमारी इसमें, अंतरिक्ष भी आ गया, और इसमें जो आकाशगंगा या मंदाकिनी और तारे, ये सब क्या कहलाते हैं, ब्रह्मांड में कहलाते हैं। सूर्य जिस मंदाकिनी में आता है उसे आकाशगंगा या मंदाकिनी या मिल्की वे। सूर्य जिस आकाशगंगा में आता है ना, जिस मंदाकिनी में आता है, उसे मिल्की वे कहते हैं या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है ना, उसका नाम है मिल्की वे। सीधी सी बात है। आकाशगंगा या मंदाकिनी। आकाशगंगा क्या होती है, देखो, तारों का एक ऐसा समूह, विशाल समूह होती है। मतलब बहुत सारे तारे होते हैं इसमें, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है ना। इसमें 150 अरब से ज्यादा तारे हैं। यह सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। सौर देखो बच्चों, हमारा नया चैप्टर है सौरमंडल। सौरमंडल में देखो कौन कौन से चीजें आती है, कौन कौन से पिंड आते हैं, कौन कौन से चीजें आती है। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह ग्रह आते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो इनके उपग्रह आते हैं। उपग्रह क्या करते हैं, इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाएंगे ग्रह, इस सूर्य के साथ सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाएंगे ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उपग्रह। तो ये ग्रह भी आएंगे इसमें, उपग्रह भी आएंगे, सूर्य भी आएगा, और कुछ शुद्ध शुद्ध ग्रह भी इसमें आते हैं, और बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित होते हैं। धूमकेतु भी इसमें आते हैं। धूमकेतु इसमें पढ़ेंगे क्या होते हैं धूमकेतु। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। देखो, आकार सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा, है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर सक आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। सबसे बड़ा कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। देखो आपका बृहस्पति, और सबसे छोटा होगा आपका बुध, आकार के आधार पर, है ना। तो देखो ये बड़े, ये सबसे पहला बड़ा बृहस्पति है। पहला, दूसरा, तीसरा तो ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा कौन सा है ना। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है, फिर उससे छोटा अरुण है ना। छोटा होता जा रहा है ये। फिर वरुण, फिर पृथ्वी 5वें नंबर पे, है ना। और फिर शुक्र और मंगल, और फिर सबसे छोटा होता है बुध। सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, सबसे छोटा होता है बुध। देखो, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। सूर्य से दूरी के आधार पर यहां से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। सूर्य के पास तो सबसे पहले तो होता है बुध। अब एक दिन, एक बार छोड़ के एक बार करते जाओ आप। बुधवार से चालू करो। बुधवार, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आ जाती है। रविवार की जगह बीच में पृथ्वी रख दो, है ना। फिर उसके बाद एक दिन छोड़ दो, सोमवार छोड़ दो, फिर मंगलवार मंगल, फिर बुधवार छोड़ दो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ऐसे ऐसे आप एक बार छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन करने लग जाओ। यहाँ पृथ्वी की जगह, रवि की जगह पृथ्वी आ जाएगा बस। बुध सूर्य के सबसे पास होता है। सबसे पास तो ये होगा बुध, और सूर्य सबसे दूर ये बढ़ती जाएगी। यहाँ सबसे दूर कौन सा होता है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा होता है, वरुण होता है। और सबसे पास होता है बुध। वरुण सबसे दूर होता है। आंतरिक ग्रह देखो, इनमें आंतरिक ग्रह कौन कौन से, आंतरिक ग्रह कौन कौन से, ये चारों है ना, सूर्य के चारों, ये आंतरिक ग्रह है। सूर्य के चारों आंतरिक ग्रह, और बाद वाले बाह्य बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह।
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह काय के बने होते हैं? चट्टानों के और धातुओं से बने होते हैं। जबकि बाह्य ग्रह काय के बने होते हैं? बाह्य ग्रह मतलब बाहर के ग्रह। हाइड्रोजन हीलियम से ही बनना होता है। जब सूर्य भी इनसे बना होता है। देखो हाइड्रोजन हीलियम तारे जितने भी ना, मेनली हाइड्रोजन हीलियम ही आता है। सूर्य किससे बनता है? हाइड्रोजन हीलियम से। सूर्य भी क्या होता है? तारा होते हैं, तारा होता है। तो बाहरी ग्रह किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन हीलियम से। देखो तारे, तारे क्या होते हैं? इनका स्वयं अपना प्रकाश होता है, स्वयं का इनका प्रकाश होता है। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित खगोलीय पिंड है ना, ध्यान रखना आप। जबकि ग्रह ग्रह में नहीं होता ऐसा। ग्रह खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता। तारे में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम। देखो सूर्य में भी ये होता है, सूर्य भी तो तारा है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं मेनली तारे। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सूर्य किससे मिलकर बना होता है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य। पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सीरस बोल दो या सीरियस बोल दो या साइरिस साइरिस बोल दो, एक ही बात है। सीरस या साइरस या सीरियस, एक ही बात है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखो लंबी दूरियों के दूरियों को लंबाई में व्यक्त करने के लिए काम में लेते हैं। मतलब सूर्य से अपन दूरी एक काय से नापते हैं? प्रकाश वर्ष से नापते हैं। मतलब ऐसे है ना, लंबाई में व्यक्त करने की ये एक दूरियों को लंबाई को लंबाई में व्यक्त करने की इकाई है। मतलब ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, है ना, लंबाई का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का या लंबाई का, एक ही बात है। लंबाई कितना प्रकाश वर्ष दूर है? ये देखो, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है ना। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। तारे हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तारे गति करते हैं कौन सी? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। देखो ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा पृथ्वी के मुख्य अक्ष की दिशा में स्थित दिखाई देता है। मुख्य अक्ष की दिशा में दिखाई देगा भैया। ध्रुव है ना, ध्रुव उत्तरी ध्रुव पे होता है। देखो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। उत्तर दिशा में दिखाई देगा ये। ध्रुव तारे में कोई गति नहीं होती है। पहली बात तो उसमें कोई गति नहीं होती है। गति करता हुआ प्रतीत, मतलब गति नहीं होती इसमें, स्थिर स्थिर प्रतीत होता है ये। ध्रुव तारा किसका सदस्य होता है? ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सदस्य है। ध्रुव तारा किसका नाम? यहाँ भी ध्रुव, ये ध्रुव। ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सदस्य है। अब देखो तारामंडल क्या होते हैं? पृथ्वी आकाश में मतलब है ना, बहुत सारे तारे होते हैं ना, तो तारों की आकृतियां बन जाती है अलग अलग, उसी को बोलते हैं तारामंडल। देखो जाने पहचाने जाने वाले आकृतियों के समूह, मतलब तारों का आकृति बन जाती है, तारों की आकृतियों को बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल के नाम उनकी आकृतियों के आधार पर रखे गए हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं। अब देखो तारामंडल कौन कौन से? सप्तऋषि तारामंडल क्या होता है, या अर्सा मेजर भी बोलते हैं, अर्सा मेजर तारामंडल। इसे ग्रेट बियर मतलब बड़ा बियर, भालू, या बिग डिपर भी कहा जाता है। तो इस इंग्लिश में आप तो डायरेक्ट नाम दे रहे ग्रेट बियर। इसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल का नाम है बिग डिपर, है ना। ये सब सप्तऋषि तारामंडल किसकी तरह होता है? कलची होती है ना, कलची, बड़ी कलची, या प्रश्न चिन्ह होता है ना, प्रश्न चिन्ह, ऐसा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इसमें 7 तारे, सप्तऋषि तारामंडल में कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। दूसरा, ये ओरियन तारामंडल है ना, इसमें 4 तारे होते हैं। उसमें तो 7 है, इसमें 4 है। ओरियन तारामंडल देखो आप, द ग्रेट हंटर, इसका नाम अलग अलग नाम है इसके। द ग्रेट हंटर मतलब बड़ा शिकारी, महान शिकारी। द ग्रेट शिकारी, शिकारी की बेल्ट भी कहा जाता है इसको, इस तारामंडल को, ओरियन तारामंडल को। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस या साइरिस। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरिस कहलाता है।
सीरियस है, सीरस इस तारामंडल के निकट होता है, ध्यान रखना। इस कौन से तारामंडल के निकट होता है? ओरियन तारामंडल के निकट होता है। ओरियन तारामंडल की आकृति कैसी दिखाई देती है? चतुर्भुज जैसी। उसकी तो प्रश्न चिन्ह जैसी दिखाई देती थी, कलची जैसी। इसकी चतुर्भुज जैसी दिखाई देती है। इसमें 4 तारे ना, उसमें 7 थे। कैसियोपिया तारामंडल, इसकी आकृति कैसी होती है? देखो, सबसे पहले तो इसकी सप्तऋषि तारामंडल की आकृति कैसी थी? बड़ी कलछी जैसी और या प्रश्न चिन्ह जैसी, ऐसी प्रश्न चिन्ह, है ना। अब इसकी आकृति देखो, अब ओरियन की कैसी होती है? चतुर्भुज जैसी। अब कैसियोपिया की आकृति कैसी होती है? जो डब्ल्यू या एम, अंग्रेजी का जो डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू अक्षर, या एम लेटर, कैपिटल लेटर, इसकी जरूरत दिखाई देती है। ध्रुव मत्स्य ये कैसियोपिया जो तारामंडल है, ये रात्रि के प्रथम पहर में नजर आता है। ध्रुव मत्स्य तारामंडल, इसे लिटिल बियर भी कहा जाता है। लिटिल बियर, उसको तो ग्रेट बियर कहा जाता था। किसको? सप्तऋषि को। ग्रेट बियर तो सप्तऋषि को कहा जाता है, जबकि लिटिल बियर किसको कहा जाता है? ध्रुव मत्स्य को कहा जाता है, लिटिल बियर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? देखो, सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल कहलाता है सेंटारस। ये भी एक तारामंडल है ना। तो 5 तारामंडल दिख गए यहाँ पे। तारों का वर्गीकरण। अब तारों के वर्गीकरण है। तारों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? देखो, अब चमक के आधार पर। चमक के आधार पर तारों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तीव्र चमकीले तारे, जो मतलब तेज चमकते हैं। मध्यम चमकीले तारे, जो थोड़ा ज्यादा नहीं चमकते मतलब। और कम चमकीले तारे, जिनमें बहुत कम चमक होती है। जो तारा जितना चमकीला होता है, उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। पहली बात है, ध्यान रखो आप, कि जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है ना, उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। उसके अंदर खत्म हो जाएगा, ईंधन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाएगा। वर्ण क्रम के आधार पर देखो, वर्ण क्रम के आधार पर ये तारों को 7 वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ण क्रम से ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम है। ये वर्ण क्रम है इनका। जहां जी वर्ण का तारा सबसे गर्म कौन सा है? ओ। ये सबसे गर्म कौन सा होता है? जी। जी है ना, जी मतलब सूर्य आ जाएगा ना इसमें। सबसे गर्म वाला जी वर्ण में तो सबसे गर्म वाला तारा होता है। और एम वर्ण का तारा सबसे ठंडा होता है। एम का तो सबसे ठंडा होगा, ये एम सबसे ठंडा। और जी सबसे गर्म होता है, ध्यान रखना आप। सूर्य आ जाएगा जी में, जी वर्ण में। ओ वर्ण का तारा नीला होता है, नीला। ओ वर्ण का तारा कैसा होता है? नीला। इनका कल। और ए वर्ण का तारा कैसा होता है? नीला, सफेद होता है। एफ वर्ण का तारा कैसा होगा? सफेद, सफेद, केवल सफेद। ये तो नीला, ये नीला सफेद, और ये सफेद, एफ का सफेद होगा वो। जीवन का तारा कैसा होता है? पीला। सूर्य हमारा पीला होता है ना, जीवन का तारा होता है। सबसे गर्म भी यही होता है, जीवन का तारा। एम वर्ण का तारा कैसा होता है? नारंगी होता है। के वर्ण का तारा लाल होता है। सूर्य जीवन का तारा है। आप तो ध्यान रखिए कि सबसे गर्म एक तो सूर्य कौन से वर्ण का तारा है? जी। और सबसे गर्म तारा कौन सा है? जीवन। और सबसे ठंडा तारा कौन सा है? एम वर्ण वाला तारा है। इनके रंग के आधार पर है वर्ण। देखो, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई? कोपरनिकस के द्वारा की गई। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सब सौर मंडल का प्रमुख प्रधान कौन है? सूर्य। हमारे सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। या मुख्य है? कौन है? सूर्य। सूर्य कई स्तरों से मिलकर बना होता है। सूर्य का अंतर स्तर क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। यह नाभिकीय भट्टी के समान होता है। जो नाभिकीय भट्टी होती है ना, फुल पूरी गर्म होती है वो। सूर्य मुख्य रूप से किससे यह सूर्य मुख्य रूप से किससे भरा होता है? हाइड्रोजन से, है ना। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ही आते हैं इसमें। सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन और 28% भाग हीलियम और 2% अन्य तत्व जैसे यूरेनियम होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, सीधी सी बात है। सूर्य या कोई भी तारा हो। सूर्य के ऊपरी की सतह जो दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर की सतह जो दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? रक्तिम वर्ण मंडल। रक्तिम वर्ण मंडल कहलाता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से, गैस से बना होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखो आप, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सीधी सी बात है, या तो 8 मिनट याद कर लेना, दोनों याद कर लो, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान, जो करोड़ होता है ना, करोड़, केंद्र करोड़ कहलाता है उसको।
तापमान कितना होता है? 1.5 करोड़ होता है, 1.5 करोड़ केल्विन। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी होती है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी? 15 करोड़ किलोमीटर होगी। यहाँ से, हमारे यहाँ से सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की सतह का तापमान देखो, या तो 5800, 5700, 5850 भी दे देगा वो आपको, या 6000 दे देगा। दोनों में, तीनों में से कुछ भी दे देगा, या तो 5800 दे देगा, क्योंकि 5800 के बराबर ही हो रहा है ये 5760, है ना? या 5760, 5800 या 6000 डायरेक्ट ऐसे दे देगा, या 5760 भी दे देगा, तीनों में से कुछ भी दे देगा वो। तो ये सूर्य की सतह का तापमान है। देखो ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे। देखो, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारे में होता है, ग्रह में नहीं होता। प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है ना, तो परिक्रमण काल हो गया। ग्रह द्वारा अपने अक्ष पर परिभ्रमण पूरा करने में लगे समय को परिभ्रमण काल कहते हैं। मतलब अक्ष अक्ष पे भी घूमते हैं ये, जो ग्रह होते हैं ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं, उसको तो परिक्रमण काल बोलते हैं। और ये खुद के अक्ष पे भी घूमते हैं, उसको परिभ्रमण काल बोल दिया, या घूर्णन काल कहते हैं उसको, घूर्णन काल। मतलब ये अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं, तो उसको घूर्णन काल कह दिया, घूर्णन काल। घूर्णन काल और परिभ्रमण काल एक ही बात है, घूर्णन काल और परिभ्रमण काल एक ही बात है। देखो सबसे पहले तो आपका ग्रह बुध या मरकरी, तो इसके बारे में देखो आप, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी, मतलब बुध और शुक्र ऐसे हैं, ये बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। बाकी सबके उपग्रह होते हैं। उपग्रह का मतलब जो इनके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जो इन दोनों, इनके ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह बोलते हैं। ये ग्रह तो क्या करते हैं? ये ग्रह होते हैं, बुध होता है ये ग्रह, तो ये ग्रह तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जबकि उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ये इनके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, उपग्रह इन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इनके कोई उपग्रह नहीं होते। ध्यान रखना बुध और शुक्र का। सब यह सब सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पास पास वाला ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, मतलब सबसे छोटा ग्रह है। अन्य ग्रहों की तुलना में इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, क्योंकि छोटा है ना, तो द्रव्यमान भी कम होता है, वजन भी कम होता है इसका। इस ग्रह में वायुमंडल नहीं है, मतलब वायुमंडल नहीं है इस ग्रह में, ऑक्सीजन नहीं होती इसमें। सूर्य के निकट का ग्रह होने के कारण यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। सूर्य के निकट होगा तो दिन तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, और रात अत्यधिक ठंडी होगी, क्योंकि सूर्य के निकट है ना। या बर्फीली होती है रातें, दिन तो अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी। तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है यहाँ, तापांतर। तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? यहीं पे मिलता है तापांतर। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सबसे पास है ना, इसलिए सबसे कम समय में पूरी करेगा। और जो सबसे दूर होगा ना, वरुण, वो सबसे अधिक समय में पूरी करेगा। जो लाइन भी आएगी अपन पढ़ेंगे वरुण में। अगला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। दूसरा शुक्र ग्रह। उपनाम देखो इसके, अन्य नाम कौन कौन से हैं? सांझ का तारा, शाम का तारा, मतलब सांझ का तारा, शाम का तारा बोल दो, या सांझ का तारा बोल दो, ये बात है, इवनिंग स्टार। भोर का तारा, भोर का मतलब भी शाम ही होती है, सांझ होती है, शाम। पृथ्वी की, पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको, या अभागिनी ग्रह कहा जाता है इसको। पृथ्वी की बहन किससे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य की देवी भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है ना? तो सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित दूसरा ग्रह है। पहला तो बुध हो गया, दूसरा ये हो गया सूर्य के पास वाला। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म गर्म ग्रह कौन सा है? यही है, शुक्र। क्योंकि इसकी सतह पर चट्टानें व ज्वालामुखी बहुत अधिक संख्या में है। क्योंकि इसके वातावरण में 97% CO2 गैस है, जो कि एक ग्रीन, हाँ इसलिए गर्म ग्रह है, क्योंकि CO2 गैस है ना इसके वातावरण में। 97% तो CO2 ही है, मतलब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ये गर्म कर देती है जगह को। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह ग्रह है सौर मंडल।
शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। केवल शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। देखो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सभी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, है ना। पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूर्णन करेंगे बाकी सभी ग्रह। इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल स्थित है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल किसके चारों ओर स्थित है? शुक्र ग्रह के चारों ओर स्थित है ना। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान होता है। कौन से ग्रह का आकार पृथ्वी के समान होता है या उसका द्रव्यमान पृथ्वी के समान होता है? शुक्र ग्रह का। तो इसे पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका द्रव्यमान भी समान होता है पृथ्वी के, और आकार भी समान होता है। अगला है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या होता है? देखो पांचवा बड़ा ग्रह है, पांचवा आकार में। यह नीला होता है क्योंकि जल होता है ना इसमें। जल की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देता है, नीला ग्रह कहा जाता है इसको। 71% भाग पे तो जल ही है, 70% 1% भाग पे तो जल है इसमें, 71% भाग पर 29% भाग पर क्या होता है? इसमें थल होता है, जमीन होती है मतलब। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे पड़ोसी निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र। ऐसे आता है। पृथ्वी की कक्षा के बाहर का प्रथम ग्रह कौन सा है? मंगल है। पृथ्वी की कक्षा के बाहर का प्रथम ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। सभी मतलब पश्चिम से पूर्व में घूमेंगे सभी, दो को छोड़ के। अतः यहाँ सूर्योदय पूर्व में, जबकि सूर्यास्त कब होगा? पश्चिम में होगा, है ना। जो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा ना, उसमें सूर्योदय पूर्व में होगा, पूर्व दिशा में होगा। और सूर्यास्त कहाँ पे होगा? पश्चिम दिशा में होगा। मंगल देखो, यह पृथ्वी की कक्षा के बाहर का प्रथम ग्रह है। पृथ्वी की कक्षा के बाहर का प्रथम ग्रह, यहाँ भी पढ़ लिया अपन ने, पृथ्वी की कक्षा बाहर का प्रथम ग्रह मंगल है। यह लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन मतलब लोहा, है ना। लोहा लाल रंग का होता है ना। इसके दो उपग्रह देखो, इंपोर्टेंट लाइन है। इसके दो उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। पृथ्वी का तो चंद्रमा ही था, एक ही था उपग्रह, इसके दो हैं, फोबोस और डिमोस। इंपोर्टेंट है। डिमोस क्या होता है? देखो डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। ये रहा बृहस्पति का सबसे जो होता है ना उपग्रह, ये सबसे बड़ा होता है। जबकि सबसे छोटा कौन सा होता है? डिमोस होता है, जो मंगल ग्रह का उपग्रह। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। माँ ओलंपिक खेल खेलता होगा जो ओलंपिया, ओलंपिक खेल होते हैं यहाँ पे, ऐसे ध्यान रखना है मंगल ग्रह में। यह एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा ऊंचा होता है ये। कौन? ये पर्वत निक्स ओलंपिया। इस ग्रह पर जीवन की संभावना बन रही है। देखो भाई बन रही है, कब लेना होगा वहां, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो वहां जीवन की संभावना बन रही है। बृहस्पति या जुपिटर। जुपिटर देखो क्या होता है, बृहस्पति ग्रह में देखो क्या क्या इंपोर्टेंट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यह शुद्ध ग्रह की कक्षा के बाहर का शुद्ध ग्रह की कक्षा के बाहर का प्रथम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके कितने उपग्रह? 79। इसका एक उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। बृहस्पति पर एक विशाल काय धब्बा होता है, जो वास्तव में एक तीव्र चुंबकीय तूफान होता है। चुंबकीय तूफान है वो। इसका द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान का, जो बृहस्पति जो ग्रह है ना, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से कितना ज्यादा होता है? 318 गुना होता है। मतलब 318 पृथ्वी आ जाए ना, इतना ज्यादा वजन होता है उसमें। और इसमें, इस ग्रह में कितनी पृथ्वियां समा सकती है? 1300 पृथ्वियां इसके अंदर समा सकती है। इतना बड़ा होता है ये ग्रह। एक पृथ्वी का एक कितना बड़ा होता है, एक पृथ्वी कितनी बड़ी होती है, उसमें तो 1300 पृथ्वी इसके अंदर आ जाए, इतना बड़ा होता है ये बृहस्पति ग्रह।
और वजन भी देखो आप 318 पृथ्वी ले लो आप, इतना ज्यादा, तो वो उसका वजन तोड़ लो, इतने बराबर बृहस्पति की वजन। शनि या सैटर्न, शनि आकार में दिखने वाला सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद दूसरा है शनि, है ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। यह नग्न आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का, नग्न आंखों से दिखाई देने वाला होता है, सबसे दूर का ग्रह होता है। इसके उपग्रह की संख्या सबसे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पाए जाते हैं? शनि के होते हैं, है ना, सबसे ज्यादा उपग्रह BS। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। देखो, यह सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? शनि है ना। 7 वलयों वाला ग्रह कौन सा है? शनि, 7 वलयों वाला ग्रह। टाइटन में पृथ्वी के समान, जो टाइटन उपग्रह है ना, इसमें पृथ्वी के समान वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण, ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसमें पृथ्वी के समान वायुमंडल पाया जाता है और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है? तो टाइटन। ये टाइटन क्या है? इसका उपग्रह शनि का उपग्रह है। शनि जल से भी कम सघन है, कम सघन है ना, सबसे कम सघन, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो जल से भी कम सघन है? शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अरुण, यूरेनस। शनि की तरह इसके चारों ओर भी वलय, मतलब इनमें दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, एक तो शनि और एक अरुण। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। टाइटेनियम है इसका सबसे बड़ा उपग्रह। अरुण ग्रह को देखो लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? हरे रंग का ग्रह कौन सा है ना। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुणी, मतलब हरे रंग का ग्रह क्यों कहते हैं? इसमें मीथेन गैस में पाई जाती है, अरुण में पाई जाती है मीथेन गैस। देखो मीथेन गैस पाई जाती है अरुण में, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो कहाँ पे पाई जा रही है? शुक्र में। मीथेन गैस तो अरुण में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुक्र में। वरुण, देखो वरुण, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे दूर स्थित है ना, इसलिए सबसे दूर स्थित है सूर्य की, इसलिए सबसे ज्यादा परिक्रमा करने में टाइम इसको लगेगा। और सबसे कम टाइम लगेगा बुध बुध को। देखो सबसे कम टाइम लगेगा बुध को, सबसे देखा सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। वरुण सबसे ठंड, सबसे ठंडा ग्रह यही तो होगा, वरुण ही होगा, है ना। हालांकि सबसे दूर है इसलिए सबसे ठंड, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है? सबसे ठंडा तो ये हो गया आपका, सबसे ठंडा ग्रह तो वरुण हो गया। अब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपको ध्यान रखना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह है ये रहा, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। ध्यान रखना, बुध नहीं है सबसे गर्म ग्रह, शुक्र है। प्लूटो या यम या कुबेर या बोना ग्रह कहते हैं इसको, है ना, या क्षुद्र ग्रह भी बोल देते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब ये ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है ना, ये बोना ग्रह बोल दिया इसको। पहले ग्रह की संख्या 9 थी, अब 8 रह गई, इसको हटा दिया ग्रह से, ग्रह की श्रेणी से। सन 2006 में इसे ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। प्लूटो क्या करता है? वरुण की कक्षा को काटता है। ऐसा कौन सा उपग्रह है? ये बोना ग्रह या क्षुद्र ग्रह है? निम्न में से कौन वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है? प्लूटो। धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो देखो क्या होता है धूमकेतु, कैसे बनता है? यह मुख्य रूप से बर्फ से बनता है। देखो बर्फ और धूल के कण, बर्फ और धूल के कण से बनता है मुख्य रूप से। यह बर्फ, अमोनिया, अमोनिया भी इसमें आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, जल भी इसमें आ जाएगा, है ना। तो मतलब मुख्य रूप से बर्फ और अमोनिया से और धूल के कणों से बनता है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ये भी, इसकी पूंछ या फैलाव सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है ना, तो इसकी पूंछ किधर होती है? सूर्य की विपरीत दिशा में। और इसका सिर किधर होता है? सूर्य की ओर होता है। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से परे होती है, ये भी शब्द आ सकता, ये भी लाइन आ जाती है, एक ही बात है, विपरीत दिशा में हो चाहे परे हो, एक ही बात है। इसकी पूंछ में खतरनाक रसायन साइनोजोन पाया जाता है। हेली धूमकेतु एक प्रमुख पुच्छल तारा है। ये पुच्छल तारा, हेली भी मतलब एक धूमकेतु है, डायरेक्ट ला जाता है, पर निम्न में से
एक कौन सा पुच्छ चलता रहा है, तो एक हेली, जैसे डायरेक्ट नाम आ जाते हैं है ना। तो ये होता है धूमकेतु, काय से बनता है, बर्फ और धूल के कणों से, है ना। और सूर्य से विपरीत होती है इसकी पूंछ, सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, मतलब सिर तो सूर्य की ओर होता है बस। और इसकी पूंछ में कौन सा रसायन पाया जाता है, साइनोजोल। साइनोजोल एक खतरनाक रसायन होता है। उल्कापिंड पढ़ते हैं। उल्कापिंड क्या होता है, देखो इसे शूटिंग स्टार सा तारा कहते हैं, टूटता हुआ तारा, है ना, टूटता तारा। रात्रि के समय आकाश में अत्यंत चमकीले पदार्थ तेजी से पृथ्वी की ओर गिरते नजर आते हैं। वास्तव में ये क्षुद्र ग्रह या अन्य आकाशीय पिंड के टुकड़े होते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ताप बढ़ने के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं एवं टूटे हुए तारे की शक्ल में नजर आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, टूटे हुए तारे की शक्ल में नजर आएंगे आपको, है ना। आकाश के पिंड के टुकड़े होते हैं ये। क्षुद्र ग्रह के टुकड़े हो सकते हैं, आकाशीय पिंड के टुकड़े हो सकते हैं, किसी के भी टुकड़े होते हैं। वो जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो तापमान बढ़ने लग जाता है और उसके कारण वो जलने लग जाते हैं, जलकर नष्ट होने लगते हैं और ये टूटे हुए तारे की शक्ल में आपको नजर आते हैं। कुछ उल्कापिंड देखो, कुछ उल्कापिंड पूरी तरह नहीं जल पाते, है ना, और बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, इसे उल्कापिंड कहते हैं। वो बचा हुआ भाग ही उल्कापिंड कहलाता है, जो पूरी तरह नहीं जल पाता। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड, तो ये क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, देखो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य पाए जाते हैं ये, है ना। मंगल, ये तो बृहस्पति ग्रह और ये मंगल ग्रह, इसके बीच यहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। फॉरवेस्टा नामक एक क्षुद्र ग्रह जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, फॉरवेस्टा। उपग्रह देखो क्या होते हैं, उपग्रह यह पिंड, ये पिंड क्या होते हैं, ग्रह के चारों, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। देखो प्रकाश तो केवल तारे का ही होता है, न तो ग्रह का होता है, न केवल तारे का होता है, न तो ग्रह का होता है, न उपग्रह का होता है प्रकाश। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रह की तो चारों ओर चक्कर लगाते ही है, लेकिन सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं साथ साथ। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो बृहस्पति का होता है ना। और सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो मंगल ग्रह का होता है ना, मंगल ग्रह का उपग्रह होता है ये। और ये गैनीमेड का होता है बृहस्पति का। चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं होता चंद्रमा में, देखो क्यों, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में बहुत कम होती है, मतलब इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होती है, छठा छठा भाग होती है। जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसका छठा भाग होती है, मतलब 6 भाग कम होता है। अभी पढ़ लेंगे अपन, इसमें अनुपात पढ़ेंगे, अनुपात में आ जाएगा। 21 जुलाई, ये डेट पूछ ली गई है देखो रिटमेंस में, कि जुलाई में पूछी थी, जुलाई 1969 में, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर प्रथम कदम रखा। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। तो यहाँ पे डेट पूछी गई है कि चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने कब कदम रखा, तो जुलाई 1969, 1969। तो महीना भी पूछ लिया गया है, देखो महीना जुलाई है या अगस्त है, ऐसे पूछ लिया गया है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। उपभू, देखो ये दो शब्द है, उपभू और अपभू। उपभू में देखो किसे कहते हैं उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम निकटतम दूरी पर हो तो उपभू, और अधिकतम दूरी पर हो तो अपभू कहलाता है। चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, लिबनिट्स। लिबनिट्स है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग होता है, 1/8 भाग होता है। मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है, सीधा सीधा मतलब है। और वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी 1/6 भाग होती है, जितना पृथ्वी पे होता है ना। तो ये है घूर्णन। चंद्रमा अपने अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमता है, जो अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इसको, 27 दिन 7 घंटे लगते हैं। 27 दिन 7 घंटे लगते हैं इसको, है ना। और परिक्रमा देखो घूर्णन करने में, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, परिक्रमा किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की करता है।
चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितने टाइम लगता है? देखो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड का समय लगता है ना। 27 दिन 7 घंटे, या मतलब ये भी बराबर घूर्णन काल और परिक्रमण काल बराबर है इसका। ये भी 27 दिन 7 घंटे, ये भी 27 दिन 7 घंटे हो गया लगभग। चंद्रमास कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? एक पॉइंट मतलब 1 सेकंड और 3 मिली सेकंड, तो मिली सेकंड, तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसको कितना लगता था सूर्य को? 8 मिनट और 15 सेकंड लगता था। 8 मिनट और या 16 सेकंड ऐसे कुछ था सूर्य में, है ना। तो उसको देख लेंगे अपन। ये रहा, यहाँ पे देखो आप, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, है ना। जबकि चंद्रमा को 1.3 सेकंड। चंद्रमा को 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की घूमने की अवधि मतलब परिक्रमण काल और घूर्णन काल बराबर होते हैं। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड होते हैं। चंद्रमा देखो, ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वजन तो 1/8 भाग होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? 1/6 भाग होता है। उस पृथ्वी में जितना होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल, उसका 1/6 भाग होता है। तो इसका अनुपात भी निकाल दिया, पहले गुरुत्वाकर्षण का 1 और पृथ्वी का 6, 1:6 होता है ना। तो पृथ्वी में 6 गुना होता है उससे, या फिर आप यूं कह सकते हो कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है। वजन तो 1/8 भाग होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 भाग होता है। इसका ध्यान रखें, ये आता है, पूछा जाता है। चंद्रमा की कलाएं देखो, कलाएं क्या होती है? मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन, चंद्रमा की आकृति में दिखाई देने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं, है ना। कभी छोटा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग, जो प्रकाशित भाग है ना सफेद सफेद, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बराबर घटता रहता है तो वो कृष्ण काला, मतलब वो काला दिखाई देने लग जाता है, तो वो कृष्ण पक्ष। शुक्ल मतलब जब वो सफेद, उसका प्रकाशित भाग ज्यादा बढ़ता जाता है, उसे शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों के इस घटते बढ़ते रहने के क्रम को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह देखो, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित होगा वो कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ये। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। सुदूर संवेदी उपग्रह देखो, क्या होता है सुदूर संवेदी उपग्रह? यदि कोई कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी के अलग अलग स्थान के ऊपर से गुजरे, तो उसमें लगे अत्याधुनिक कैमरे व कंप्यूटर की सहायता से पृथ्वी के अलग अलग स्थान के चित्र वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। तो मतलब ये क्या होता है? देखो, कोई कृत्रिम उपग्रह है ना, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो वो पृथ्वी के अलग अलग स्थान से गुजरेगा। तो अलग अलग स्थान से गुजरेगा, और उसमें क्या है, कैमरे लगे होते हैं उस कृत्रिम उपग्रह में, कंप्यूटर भी लगा होता है। तो उसकी सहायता से वो अलग अलग स्थान के चित्र ले लेगा उनके, और उनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे अपन, है ना। तो इसे बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। और राजस्थान में कहाँ पे कार्यरत है? राजस्थान में सुदूर संवेदी उपग्रह कहाँ पे कार्यरत है? जोधपुर में। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसमें किया जाता है? देखो, मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार और सुदूर संवेदन में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखो कौन कौन से हैं। उस दिन को, जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं, है ना। पूर्णिमा, जब वो पूरी तरह दिखाई देगा चंद्रमा, पूरी उसका जो चक्र है वो पूरा दिखाई देगा। जिस पूर्णिमा के दिन सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा के, तो देखो पूर्णिमा के दिन तो होता है ये चंद्र ग्रहण, और अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। सबसे पहले तो ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन तो होगा चंद्र ग्रहण, और अमावस्या के दिन होगा सूर्य ग्रहण। मतलब ये तीनों एक सीध में आ जाएगी ना। ये देखो तीनों एक सीध में आ जाते हैं, है ना। अब देखो, चंद्र ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण, उसमें सूर्य तो किसी के भी बीच में नहीं आता, ध्यान रखें। यहाँ भी सूर्य देखो फर्स्ट पे है, सूर्य फर्स्ट में रहता है। ये दोनों में ऊपर नीचे होता है बस। पृथ्वी और चंद्रमा है ना, यहाँ आगे पीछे हो जाएंगे बस। तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा?
पृथ्वी बीच में आ जाएगी, चंद्रमा साइड में हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण में क्या होगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा सूर्य ग्रहण, पृथ्वी साइड पे हो जाएगी। तो चंद्र, एक ध्यान रखें आप कोई सा भी, कि पूर्णिमा के दिन तो होता है चंद्र ग्रहण, तो अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य तो किसी के बीच में आता नहीं, सूर्य तो एक साइड पे रहता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, चंद्रमा साइड पे हो जाता है। अब सूर्य ग्रहण में इसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। ये समुद्र में ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण, ज्वार भाटा आता है ना, उसका तल ऊपर नीचे हो जाता है, उसका मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके द्वारा क्या है, पानी का तल ऊपर चढ़ जाता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।